चलिए, करंट अफेयर्स में इस बार 3 टॉपिक है। 2 तो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, एक एफटीए ही है न्यूजीलैंड के साथ और दूसरा सेपा है। राइट, वो किसके साथ हुआ है? अखबार में नहीं आया? हो गए 2-3 दिन। ओमान के साथ, ठीक है। ओमान और एफटीए किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। न्यूजीलैंड के साथ अभी हुआ है, कल परसों, है ना। तो वो 2 हैं और एक हमारी मिनिस्ट्री पार्लियामेंट की कमेटी है ओवर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसकी रिपोर्ट आई है अपॉन इंडियन बांग्लादेश। उस रिपोर्ट में अब देखो, वो रिपोर्ट आपके ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश ही चल रहा है, राइट। और वो चलो पीएसआईआर के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट क्योंकि जीएस2 में भी आ सकता है क्वेश्चन बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन उस रिपोर्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपको ध्यान होनी चाहिए ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो दोनों बातें हैं, करें शुरू। चलिए, पहला है हमारा इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, न्यूजीलैंड जो है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बायलेटरल ट्रेड पार्टनर है ओशिएनिया में। अभी ओशिएनिया क्या है? हाँ हाँ, ठीक है। ओशिनिया एक जोग्राफिकल एंटिटी है। इसमें एक ग्रुप ऑफ स्मॉल एंड बिग आइलैंड कंट्रीज हैं। जो बड़ी आइलैंड कंट्री है उनमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है दुनिया का वो है यानी कि ऑस्ट्रेलिया, प्लस न्यूजीलैंड और कुछ स्मॉल इंडो पैसिफिक आइलैंड्स, ठीक है। इन सबको मिला के क्या बनता है? ओशिनिया बनता है, ठीक है। तो ओशिनिया में हमारा दूसरा सबसे बड़ा बायलेटरल ट्रेड पार्टनर अगर कोई है तो उसका नाम है न्यूजीलैंड। पहला कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पहला है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा सबसे बड़ा हमारा बायलेटरल पार्टनर जो है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ हुआ जो एफटीए हमारा, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एफटीए है इंडिया का किसी कंट्री के साथ। न्यूजीलैंड के साथ अभी हमारी टॉक शुरू हुई थी रिसेंटली, शायद 1 साल के अंदर अंदर जो है हमारा इनके साथ टॉक्स कंक्लूड भी हो गई और एफटीए भी हो गया। इससे हमारे फायदा क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात तो न्यूजीलैंड ने प्रॉमिस किया है एफटीए में कि वो अपनी मार्केट का जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस देंगे। इंडिया के लिए लगभग 100% टैरिफ लाइन्स को जीरो ड्यूटी कर दिया जाएगा। टैरिफ लाइन क्या होती है कि एक प्रोडक्ट जब वहां जा रहा है तो उस एक प्रोडक्ट की अपनी लाइन है, उस पर कितना टैरिफ लग रहा है वो एक टैरिफ लाइन होगी। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं यहाँ से 100% आपको जीरो ड्यूटी मिलेगा एक्सेस, ठीक है। इंडिया ने क्या करा है बदले में? इंडिया ने 100% नहीं करा है। कुछ गुड्स हैं, हाँ हाँ 95%। कुछ गुड्स हैं जिनको हम नहीं एक्सेस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। न्यूजीलैंड का डेयरी सेक्टर काफी स्ट्रांग है, राइट। और हमारा डेयरी सेक्टर अभी काफी ज्यादा, क्या कहेंगे, वीक कहेंगे या कुछ और कहेंगे? हम्म हम्म हाँ, मतलब कि हमने अभी अपने डेयरी सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसे टैप नहीं कर पाए हम पूरी तरीके से, ठीक है। ये लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि जो हमारा पोटेंशियल है वो हमें अभी पूरी तरीके से टैप नहीं किया है। पहले हम अपने पोटेंशियल को टैप करना चाहते हैं, जितना हमारे डेयरी सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है उसे पूरा ग्रो करके देन वी विल कम्पीट। अभी हमारा डेयरी सेक्टर का जो है पोटेंशियल बहुत कम है, तो हम न्यूजीलैंड के लिए मार्केट खोल देते हैं। पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूँ कि पोटेंशियल कम है उसका मतलब क्या होता है? गायें दूध कम दे रही हैं या घी कम बन रहा है या बाय प्रोडक्ट्स जो है मिलके वो कम बन रहे हैं या कंजम्पशन कम है दूध की, बाय प्रोडक्ट कम बन रहा है और कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी में होता है ना आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। अब हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आज जाके एक बार देख लेना कि डेयरी सेक्टर कितना ऑर्गेनाइज्ड है कितना नहीं है ऑर्गेनाइज्ड। आपको देखने को मिल जाएगा बहुत कम परसेंटेज जो है हमारे डेयरी सेक्टर की वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर प्ले करती है। मेजोरिटी ऑफ डेयरी सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड भी है तो कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू है। कोऑपरेटिव यानी कि यहाँ पे विरका हो गया, अमूल हो गया, आनंदा हो गया, ये मेजर मेजर ब्रांड्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर की तरीके से डेयरी सेक्टर ऑपरेट करता है। कोई बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर एज सच इंडिया में नहीं है। वैल्यू एडिशन बहुत कम है। वैल्यू एडिशन क्या है? बहुत कम है, जिसकी वजह से मार्केट अभी फुली पोटेंशियल उसका हमने अचीव नहीं किया है। न्यूजीलैंड में ऑन द अदर हैंड लेबर फोर्स कम है,
एग्रीकल्चर फिर भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है क्योंकि मैकेनाइज्ड डेयरी सेक्टर है वहां पे, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है वहां पे। इसीलिए हमने अपनी मार्केट्स को अभी बंद ही रखा हुआ है। क्यों बंद रखा हुआ है? क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्ट महंगा है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि, तो प्राइस कम होता है। अगर यहाँ बेचेंगे क्वालिटी अच्छी, कॉस्ट कम, लोग उसे प्रेफर करना शुरू कर देंगे। कंज्यूमर तो कंज्यूमर है, उसे जो चीज सस्ते में अच्छी मिलेगी वो लेगा, उससे आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक एक्सटेंट तक, राइट? तो इसीलिए हमने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं दिया है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, प्रोफेशनल मोबिलिटी। देखो, अब जितने भी कंट्रीज के साथ हमारे एफटीएज होते हैं उनके अंदर ये क्लोज होता ही होता है प्रोफेशनल मोबिलिटी। प्रोफेशनल मोबिलिटी का मतलब इंडिया के अंदर जो राइजिंग यूथ है, राइट, वो एम्प्लॉयमेंट हंग्री है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज चाहिए ताकि उसकी मोबिलिटी इंश्योर कर सके हम। मान लो किसी ने यहाँ काम सीखा कर, पढ़ाई करी, अब वो काम बाहर करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास हमारी कंट्री के एग्रीमेंट्स होने चाहिए कि वो आसानी से काम कर सके। न्यूजीलैंड ने कहा है कि लगभग हर साल 5,000 इंडियन प्रोफेशनल्स को हम यहाँ पे सीमलेस एंट्री देंगे, राइट, बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, इसे कहते हैं हम प्रोफेशनल मोबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल बेनिफिट्स। एजुकेशनल बेनिफिट्स की कोई नंबर नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स पे, कोई कैप नहीं है सच की, क्वांटिटेटिव कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर साल सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स आएंगे इतने लोट में। जब बाहर जाते हैं ना, तो किसी कंट्री में सेमेस्ट्रल सिस्टम होता है, किसी कंट्री में ट्राइमेस्ट्रल सिस्टम होता है। मतलब कि मान लो अगर आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाओगे स्टूडेंट वीजा पे, तो आपको ट्राइमेस्ट्रल सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि साल में 3 बार ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एडमिशन ओपन करते हैं, तो साल में 3 बार कोई स्टूडेंट वहां जा सकता है। कनाडा है, मान लो सेमेस्टर सिस्टम है, तो साल में 2 बार कनाडा के वीजाज ओपन होंगे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ओपन करेंगी, तो साल में 2 बार आप वहां जा सकते हो, राइट? पर कंट्रीज क्या करती हैं? कैप लगा देती हैं। कैप कैसे? कि भाई एक सेमेस्टर सिस्टम में 1.5 लाख बच्चा आएगा और अगले सेमेस्टर सिस्टम में 60,000 बच्चा आएगा। ये कंट्री अपने हिसाब से देखती है। मान लो कनाडा के अंदर जब ठंड के दिन होते हैं, राइट, जब उस टाइम पे सेमेस्टर सिस्टम ओपन होगा, तो कनाडा क्या करेगा? कैप लगा के कम करेगा बच्चों को। क्यों? ठंड है, रिसोर्सेज की कंजम्पशन ज्यादा है, लोग घर में बैठे हैं, इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो गई है, तो आएंगे, रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है, क्या पता वो ज्यादा भी बुला सकते हैं कि आएंगे, इकोनॉमी को ग्रोथ करेंगे, पुश करेंगे, राइट, काम करना है उन्हें, तो शायद ग्रोथ बढ़ जाए। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, पर गवर्नमेंट कैप्स लगाती है, क्वांटिटेटिव कैप्स लगाती हैं। न्यूजीलैंड ने क्या कहा है? नो न्यूमेरिकल कैप्स ऑन इंडियन स्टूडेंट विद पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स फॉर 3 to 4 years। मतलब कि कोई स्टूडेंट से पहली बात तो कोई न्यूमेरिकल कैप नहीं है। दूसरा, वर्क वीजा का नाम सुना है आपने? पढ़ने के बाद कंट्री आपको वर्क वीजा देती है। जैसे कनाडा 2 साल का दे देगा, ऑस्ट्रेलिया 2 साल का दे देगा, हर कंट्री 2-3 साल का आपको वर्क वीजा देती है। तो न्यूजीलैंड ने क्या कहा है? 3 से 4 साल का वर्क वीजा देंगे हम आपको। खास बात क्या है एफटीए की, कि आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसका भी एनेक्स है। इस एनेक्स क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच होता है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट, उसको एनेक्स बोल देते हैं, ANNEX। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सेंटर्स खोले जाएंगे न्यूजीलैंड पे, राइट, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल साइंसेज। उसके लिए इंटीग्रेशन हुई है। ये आयुष वाला क्लोज सेम ओमान के साथ भी किया है हमने, जो ओमान के साथ सेपा हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि इतने ज्यादा एफटीएस करने की जरूरत क्या पड़ रही है इंडिया को? देखो, सवाल यहां से नहीं आएगा कि इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ एफटीए हुआ, डिस्क्राइब। शायद ऐसा क्वेश्चन ना पूछे हो, पूछ लिया तो बहुत आसान होगा अगर आपने एक बार पढ़ा होगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आएगा कि राइजिंग एफटीए करने का रीजन क्या है। अब समझा ना उसको, ग्लोबल सप्लाई चेन के आप पार्टनर बने, ठीक है, हाँ बढ़िया। देखिए, एक रीजन ये है जो उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर एमएसएमई सेक्टर अभी बहुत ज्यादा अनटैप पोटेंशियल उनका भी है। तो उनका पोटेंशियल टैप करने के लिए जितना ज्यादा एमएसएमई सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनेंगे, उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा, उतने ज्यादा उनको प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कैसे बनता है एमएसएमई ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट? एमएसएमईज ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट कैसे बनते हैं? मतलब कैसे, प्रोसीजर नहीं पूछ रहा। ये जो लाइन बोली मैंने कि एमएसएमईज ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनेंगे, इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा हूँ। हम्म, कैसे? समझाइए उसको बिल्कुल साधारण। मान लीजिए आपको छोटे से बच्चे को या एक बहुत बुजुर्ग आदमी को कोई चीज समझानी है, कैसे समझाएंगे उसे? अल्टीमेटली आपको
देख, विद्वानों से तो डील करना है, बट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो वही है ना, जो नॉर्मल लेमैन इंडिविजुअल्स हैं। उनको जब एमएसएमई की बात समझानी तो कैसे समझाएंगे? हाँ 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 हाँ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अब मान लो कोई ऑटोमोटिव्स की कंपनी है, राइट, कार बना रही है, मान लो फोर्ड है, फोर्ड कार बना रही है। अब देखो, फोर्ड की कार मान लो अमेरिका में बनती है, पर चलती है अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है, साउथ ईस्ट एशिया में भी है, चाइना में भी है। तो फोर्ड को क्या चाहिए? एक कार जब चलेगी तो वो चलती हुई जो मशीन है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स लगे हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पेयर पार्ट लगे हैं। तो इंडिया में किसी इंसान ने फैक्ट्री खोल ली स्पेयर पार्ट की। अब फोर्ड उससे तभी स्पेयर पार्ट लेगी, उसको तभी ऑर्डर देगी जब उसको उसके स्पेयर पार्ट किफायती पड़ते हो। हमारे पास लेबर चीप है, हमारे पास लैंड चीप है, राइट। हम जो है मशीनरी के साथ आसानी से बना ले रहे हैं, बट हम टैरिफ लगा रहे हैं। जहां की वो कंट्री है उस पर हम टैरिफ लगाते हैं, तो जब भी वो हमसे कोई सामान लेने आएगा इट वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट, तो टैरिफ लग जाएंगे, राइट। उन चीजों को रिड्यूस करने के लिए जो भी चीजें, जो भी फैसले लिए जाएंगे, वो एमएसएमई को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। चाहे वो एफटीए हो आपका, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हो कोई, चाहे वो पीएलआई हो, चाहे वो आपका वो रोड टेप स्कीम हो, ये सब क्या है? ये एमएसएमई को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ती है। तो ये जो लाइन है ना, अगर इसका मतलब समझ लो, फिर क्या होता है ना, आपके पास एक पॉइंट तैयार हो जाता है जिसको आप मल्टीपल जगहों पे लिख सकते हो। ठीक है, कि जिस भी चीज से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी उस चीज से एमएसएमई का फायदा होगा। ठीक है। और कारण एफटीए करने का, हाँ, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बास्केट, एक्सपोर्ट बास्केट एंड इंपोर्ट बास्केट ऑल्सो। जब आप एफटीए करते हैं तो आप क्या करते हैं? डाइवर्सिफाई करते हैं राइट्स को। अब यूएसए ने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। यूएसए हमारे लिए स्ट्रेटेजी क्यों है? क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, 48 बिलियन का फायदा हम यूएसए कमाते हैं लगभग। तो हमारी बहुत बड़ी मार्केट है। अब दिक्कत की बात क्या है ना, कि यूएस ने जब हमारे ऊपर टैरिफ लगाए तो अब बहुत बड़ी मार्केट हमारे हाथ से चली गई। तो इंडिया को अब क्या चाहिए? अब इंडिया को डिफरेंट छोटी छोटी मार्केट चाहिए। एक तो है आपकी सारा 48 बिलियन एक जगह से कमा रहे हो, एक है कि आप पार्ट्स में कमा रहे हो, 20 कहीं से, 12 कहीं से, 7 कहीं से, 5 कहीं से। इससे होगा क्या? कल को अगर आप एक ने आपका ट्रेड बंद कर दिया, अभी आपके पास एकदम आपको 48 बिलियन का शॉक नहीं लगा, छोटे छोटे शॉक्स लगे हैं, आप उनको रिकवर कर सकते हो, राइट। तो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको हमारे जो एफटीएज है उनमें राइज देखने को मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, राइट। समझ में आया? और कारण क्या हो सकता है? कैसे? हम्म। नहीं, तेरी बात मैं समझ गया। अब वो क्या कह रही है? राइजिंग मल्टीलैटरलिज्म। उसमें दोनों चीजें हैं। पहला, मल्टीलैटरलिज्म क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि छोटी छोटी कंट्रियां पावरफुल हो रही हैं अब, वो पहले की तरह नहीं रही। पावरफुल होने का मतलब क्या होता है? कि आपकी मार्केट थोड़ी मैच्योर हो रही है, आपके लोगों को काम करना थोड़ा ढंग से आ गया है, अब लोगों के पास पैसे हो गए हैं, तभी एक कंट्री पावरफुल होती है। जब एक इंसान पावरफुल होता है उस कंट्री का, जब ये कंट्रीज पावरफुल होंगी, इनकी मार्केट पावरफुल होगी, तो इंडिया को इनसे टाइज बनाने पड़ेंगे। राइजिंग मल्टीलेटरलिज्म एक तो ओरिजिन भी है कि पावर बढ़ती है तो कंट्रियों से नीड बनाने की महसूस होती है। दूसरा, कंपल्शन भी है कि जब राइजिंग मल्टी, जो उसने बोला दूसरे वाला पॉइंट, कि जैसे जैसे मल्टीलेटरलिज्म बढ़ेगा, कंट्रीज को नीड महसूस होगी कि ये कंट्री है वहां पे जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो मेरा इसके साथ एक फॉर्मल रिलेशन होना चाहिए ट्रेड में। ये ना हो ना कि बाद में जब ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तब मैं इसके साथ ट्रेड बनाऊं, फिर इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस कुछ और होंगी, आज इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस कुछ और होंगी। तो ये ठीक है, राइजिंग मल्टीलेटरलिज्म लिख सकते हैं। और और क्या होगा? इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस कैसे? हम्म हम्म हम्म। ये तो हमने कर लिया, डाइवर्सिफिकेशन में हो जाएगा ये पॉइंट। और कुछ? कैसे होगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज? हाँ हाँ। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पॉइंट होना चाहिए। न्यूजीलैंड ने क्या कहा है? कितना इन्वेस्ट करूंगा?
लगभग 20 बिलियन की प्रॉमिस करी है उन्होंने कि हम आने वाले 15 साल में आपके यहाँ इतना इन्वेस्ट कर देंगे। आपने एक ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ा होगा, टेपा, राइट? टेपा किसके कंटेक्स्ट में पढ़ा था हमने? यूके, एयू, क्या एयू? यूरोप में ही है कोई, यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ईएफटीए। ठीक है, अब इसकी कंट्री देख के आना कौन कौन सी है ईएफटीए की। स्विट्जरलैंड का नाम सुना है ना? स्विट्जरलैंड, लाइकनस्टीन, है ना, ये 4 कंट्रीज हैं इसके अंदर। ईएफटीए के साथ हमने करा था टेपा। उसमें भी क्या था, वो पहला ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें लीगल प्रॉमिस करी गई थी एग्रीमेंट के अंदर कि आपकी इकोनॉमी में अगले 10 सालों के अंदर अंदर हम जो है पैसे इन्वेस्ट करेंगे, राइट? 10 बिलियन समथिंग शायद अमाउंट था। तो इन्होंने भी क्या कहा है कि हम आपकी इकोनॉमी के अंदर 20 बिलियन जो है इन्वेस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, इन्वेस्टमेंट आएगी तभी उसके फर्दर और चीजें हो सकती हैं, राइट? तो ये सब कारण होते हैं किसी भी कंट्री के साथ एफटीए इंक्रीज करने के, मतलब किसी कंट्री के एफटीएज इंक्रीज करने के। डन, चलें आगे। इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, अब देखो चीज सेम है, कंट्री बदल गई है, राइट? बट जो कुछ डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ। जो इसके खास बात है वो ये है, पहला कि ये गल्फ में दूसरा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो पहला किसके साथ था? यूएई के साथ। ठीक है, पहला हमारा गल्फ में अगर किसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है तो वो किसके साथ हुआ है? यूएई के साथ हुआ है। दूसरा हमारा है ओमान के साथ। ओमान ने कहा है कि 98%, लगभग 98% गुड्स पे हम क्या करेंगे, आपको जीरो ड्यूटी एक्सेस दे देंगे। इंडिया ने उतना नहीं करा, इंडिया ने कहा कि हम 78% में आपको लगभग क्या करेंगे, जीरो ड्यूटी एक्सेस देंगे। अब ये है बाय क्वांटिटी। अगर बाय वैल्यू देखें, एक तो होता है क्वांटिटी में कि लगभग अगर 100 चीजें आप हमसे खरीदते हो तो 78 चीजों में हम आपको फ्री टैरिफ लाइन देंगे, राइट? ये तो है क्वांटिटी। अगर बाय वैल्यू देखें, 100 की 100 चीजों में एक जैसी वैल्यू में ट्रेड नहीं करते होंगे। बाय वैल्यू इंडिया ने 95% के आसपास कॉमोडिटीज को फ्री ट्रेड टैरिफ फ्री लाइन दी है, राइट? और ओमान ने 99.9 समथिंग % के आसपास। ठीक है, इतना नहीं याद रखना होता, ना कंफ्यूज होना होता, बस ये ध्यान रखना होता है कि एडवांटेजेस पोजीशन पे कौन है। एडवांटेजेस पोजीशन पे इंडिया है, राइट? ये ध्यान रखना होता है। दूसरा इसका खास बात क्या है, इसकी भी खास बात है कि आयुष, यहां पे भी आयुष के सेंटर्स खोले जाएंगे। तीसरा एफडीआई जो है 100% एफडीआई अलाउ कर दी है ओमान ने इंडियन कंपनीज की, ओमान की कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में, राइट? 100% एफडीआई अलाउड फॉर इंडिया कंपनीज इन मेजर ओमानी सर्विस सेक्टर्स। ये पूछ सकता है वो, ऐसी लाइनों से बड़ी पसंद होती हैं। यहां पे सर्विस सेक्टर नहीं लिखेगा, इन जनरल प्राइवेट सेक्टर लिख देगा। आइए, ठीक है, सर्विस सेक्टर नहीं लिख के इन जनरल प्राइवेट सेक्टर लिख देगा। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सर्विस सेक्टर है या सारा प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर है। 100% एफडीआई इज अलाउड इन ओमानियन सर्विस सेक्टर। ठीक है, डन। ओमान जरूरी क्यों है? एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, मिनरल सिक्योरिटी के लिए। इसमें भी कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे हम कॉफी वगैरह में उनको इतनी रियायत नहीं देंगे, कॉफी हो गया, टी हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ अपनी बहुत है। ठीक है, तो उसमें इतनी रियायत नहीं मिलेगी उनको। चले आगे। अच्छा, ओमान में क्या है? डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है? डेमोक्रेसी तो नहीं है। और हम्म हुदीज ना, वो यमन में, इसके पड़ोसी में मोनार्की है, राइट? लगभग सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज में मोनार्की है। इजराइल में डेमोक्रेसी है और ईरान में थियोक्रेटिक स्टेट है, वहां क्लर्जी है, रिलीजियस हेड है। बाकी लगभग ऑलमोस्ट सब वेस्ट एशियन कंट्रीज में क्या है, मोनार्की है। और एक उसमें भी नहीं है, लेबनान में भी जो है मोनार्की नहीं है, वहां पे भी जो है काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है, बट उनका बहुत अलग है। उनकी डेमोक्रेसी ऐसी है कि पार्लियामेंट का स्पीकर एक रिलीजन का बनेगा, प्रेसिडेंट एक रिलीजन का बनेगा और प्राइम मिनिस्टर एक रिलीजन का बनेगा। 3 रिलीजन है लेबनान में मेजोरिटी में, राइट? और तीनों रिलीजन के लिए एक एक पोस्ट रखी हुई है, फिक्स है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि बैलेंस कर सकें तीनों रिलीजन्स के राइट को। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सभी में क्या है,
मोनार्की ही है ऑलमोस्ट। चलें आगे। इंडिया बांग्लादेश, रिसेंटली क्या हुआ था कि ये न्यूज में, हाँ उसके बाद हाँ, और एक एक इंसान को जला दिया था, मिस्टर दास को उन्होंने पहले मारा, फिर उसकी बॉडी को पेड़ पे टांग के और उसको जला दिया, राइट। तो इस वजह से काफी न्यूज में था, काफी राइट्स हुए। देखो वैसे तो इस चीज का जो वो है, इसको डिस्कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें ही कर दिया गया था कि ऐसा ये कोई ऑल बांग्लादेश फिनोमिना नहीं है। 20-25 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी और उनको एकदम पुलिस ने जो है वहां से भगा दिया। पर उसको प्रोजेक्ट ऐसा किया जा रहा है प्रोपेगेंडा की शेप में फेसबुक पे, इन सब चीजों पे, कि जैसे सारा बांग्लादेश जो है इंडिया के खिलाफ हो गया, उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर 2024 के बाद बहुत तकड़ी स्ट्रेटजिक रीअलाइनमेंट आई है। स्ट्रेटजिक रीअलाइनमेंट क्या होता है? जो गवर्नमेंट स्ट्रेटजिक रीअलाइनमेंट हो जाती है, नहीं, स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट क्या होता है? हाँ हाँ, बोल बोल बोल, रिलेशंस को, हाँ कुछ ऐसा। देखो जब आपके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट और दूसरे कंट्री के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ अलाई करें, अलाइनमेंट में हो एक दूसरे के, उसको हम स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट बोलते हैं। 2024 में शेख हसीना चली गई, तो जो हमारी स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट बनी हुई थी उसमें थोड़े चेंजेस आए। पहली बात तो एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे बनी, चलो टेम्पररी एडहॉक मैकेनिज्म कंस्ट्रक्ट हुआ। उसके बाद जो चेंजेस देखे गए वो कैसे देखे गए, यूनेस चाइना में जाता है और क्या बोलता है, चाइना में जाके बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट को चाइना से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ताकि इनका ट्रेड बढ़ जाए। ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए आपको, क्योंकि आपका नहीं है नॉर्थ ईस्ट और आपको पता है कि इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव चीज़ है नॉर्थ ईस्ट, और आप बोल भी कहाँ रहे हो, चाइना में, जो अरुणाचल को क्लेम करती है। तो ये जो चीज है ये पहले नहीं होती थी शेख हसीना के टाइम पे, वो ऐसे बिना बात के इंटरफेयर नहीं करते थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता था, पर ये चीजें होने लगी। तो मिनिस्ट्री सॉरी कमेटी ने, कमेटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कमेंट किया है कि ये स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट जो है इसके ऊपर आपको गौर करने की जरूरत है। कौन है कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरपर्सन? हैं? कौन? मिशी? मिशी क्या? मिश्री कौन है? मिश्री, अरे मिश्री, मिश्री बोल रही है, चेयरपर्सन ही है वो, फॉरेन सेक्रेटरी है मिश्री। मिश्री, मैं हूँ मिश्री, पता नहीं कौन आ गया। नहीं नहीं, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट, वो तो भाई आईएफएस है ना, पार्लियामेंट का एमपी थोड़ी है। कब मैं देख जवाब दे दिया, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हाँ, शशि थरूर है, इंपॉर्टेंट है भाई, किसी ऐसे बंदे ने नहीं लिखा बैठ के, शशि थरूर ने लिखा है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, इसमें कहीं लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है देखो, स्ट्रेटजिक रीअलाइनमेंट, आपके नोट्स में भी होगा, स्ट्रेटजिक रीअलाइनमेंट इन ढाका। सो नाउ इफ ढाका इज स्ट्रेटजिकली रीअलाइंड, यू हैव टू मेक अगेन इट, आपको दोबारा से क्या करना है, उसके साथ अलाइनमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, आपको फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। प्राइमरली सिक्योरिटी थ्रेट्स उन्होंने रेज किए हैं कि हमारा जो 4096 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है सबसे बड़ा, उसमें 890 आसपास का जो बॉर्डर है वो क्या है, अनफेंस्ड है। अनफेंस्ड क्यों है? बिकॉज जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है उसमें एक तो 54 के आसपास जो है रिवर्स, ज्यादा ही, मोर देन 54 रिवर्स जो है इंटरचेंज होती हैं। तो नेचुरल टेरिटरी ऐसी है कि आप वहां पे वो जो कन्वेंशनल फेंसिंग है वो नहीं कर सकते, बॉर्डर पेट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। तो इन्होंने सजेस्ट भी किया है कि आप जो है नॉन कन्वेंशनल न्यू मेथड्स ऑफ फेंसिंग को यूज करो। उसमें क्या है, उसमें वही है कि लेजर सिस्टम यूज करो, राइट, ड्रोन मैकेनिज्म यूज करो, इन चीजों को उन्होंने सजेस्ट किया है। तीसरी बात है ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस को क्या कहा है उन्होंने, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लगभग 14 बिलियन के आसपास का ट्रेड है, राइट। देखो ये हमने इंडिया बांग्लादेश में पढ़ा था, पर चलो यही देख लेते हैं। इंडिया के लिए जो बांग्लादेश है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।
हम बांग्लादेश के लिए ओवरऑल दूसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, साउथ एशिया की नहीं, राइट। लेकिन ये जो ट्रेडिंग रिलेशन हमारे बीच में है, ये लगभग 13 से 14 बिलियन के बीच का है। इस 13 से 14 बिलियन के बीच में ज्यादा जो फायदा है वो इंडिया को होता है। इंडिया ज्यादा सामान जो है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करती है। सामान भी महंगा है, एक तो रॉ मटेरियल भी सारा हम भेजते हैं वहां पे, ठीक है, जो टेक्सटाइल बनती है वहां पे उसका फैब्रिक यहाँ से जाता है। दूसरा, उनकी एनर्जी, मिनरल ऑयल, इन सब की नीड भी हम ही पूरी करते हैं, हमारे यहाँ से जाता है, हमारी रिफाइनरीज से ही। तो अच्छा खासा बिल बन जाता है उनका ना। दी कमेटी हाईलाइटेड कि ट्रेड इम्बैलेंस जो है ये रिश्तों को खराब कर सकता है। कभी भी अगर किसी कंट्री के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस है तो वो चैलेंज तो है ही है। कभी भी दूसरी कंट्री को लगेगा कि इतना घाटा हो रहा है मेरा, मैं किसी और से सामान ले लेता हूँ। सो वी नीड टू बैलेंस द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बट बांग्लादेश के लिए हमने लगभग सभी चीजों को क्या कर रखा है, जीरो टैरिफ पे कर रखा है। उनके पास हमारी मार्केट का जीरो ड्यूटी एक्सेस है, एक्सेप्ट दी अल्कोहल एंड टबाको। उसको छोड़ के जो है वो सब बेचते हैं यहाँ पे अंडर साफ्ता, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर हमने ये कर रखा है। दोनों कंट्रीज के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही हैं, शेख हसीना के टाइम से चल रही थी, अभी भी चल रही हैं। ये जो न्यूज आती है ये बात अलग होती है, पर दोनों के बीच में टॉक्स आज भी चल रही हैं, राइट। हाँ, ये जो रिजीम चेंज हुआ इसके बीच में हमारे बीच में एक अनोमली आई, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है, हाँ हाँ क्लास चल रही है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते खराब हो गए, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस अलग होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से खड़ा हुआ एक पब्लिक ओपिनियन अलग होता है। मैं नहीं कह रहा पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता, इंटरनेशनल में बिल्कुल करता है, डेमोक्रेसी में करता है। बट सडन पब्लिक आउटरीच से, पब्लिक ओपिनियन से आप जो है डिप्लोमेसी कंडक्ट नहीं कर सकते, राइट। आप जो है डिप्लोमेसी कंडक्ट नहीं कर। नीति सार नाम की एक बहुत एंशिएंट टेक्स्ट है, डिप्लोमेसी के ऊपर ही है। उसमें लिखा हुआ है कि एक डिप्लोमेट को हमेशा अपनी आवाम के बारे में पहली बात तो पता होना चाहिए। दूसरा, उसे कभी भी वो एक्शन नहीं लेने चाहिए जो उसकी आवाम उसको बोल रही है, कंपेल कर रही है लेने को, अगर उसे लगता है कि वो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। सो इफ देयर इज अ पब्लिक आउटरीच अगेंस्ट समथिंग, पीपल आर हंग्री फॉर ब्लड, इट डजंट मीन दैट यू नीड टू शेड द ब्लड। जरूरी नहीं है, बिकॉज आपको पता है उस कमरे में बैठ के ठंडा होके कि इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होंगे, इसके बैकवर्ड लिंकेजेस तो हैं, चलो जो है, इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होंगे, राइट। कि हमारे यहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया, गो टू वॉर विद पाकिस्तान, हम उनके साथ वॉर पे चले जाते हैं। वी नो दैट पाकिस्तान वुड बी फंडेड टू द इंफिनिटी बाय चाइना। चाइना बहुत खुश है हमें एंगेज करके बॉर्डर पे। जैसे ही हमें एंगेज कर लिया, एक जो वायबल अल्टरनेटिव था चाइना+1 की स्ट्रेटजी का, वो तो चला गया एशिया से, वो तो वॉर लड़ रहा है। कोई क्यों लेके आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट? सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू द वॉर। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतना असला बारूद नहीं है कि हम चाइना उसको पीट नहीं सकते पाकिस्तान को, वो अलग बात है, ठीक है। बट दूसरा क्या है ना कि पाकिस्तान के पास फंड्स बहुत ज्यादा है। जैसे अगेन हम ना कभी एग्रेसिव एज सच नहीं होते हैं, काउंटर एग्रेसिव होते हैं, वो अलग बात है। बट हम कभी भी इनिशिएट नहीं करते हैं किसी चीज़ों को। जैसे आज भी हमें पता है कि वहाँ कुछ हो रहा है, मान लो, हम कभी इनिशिएट नहीं करेंगे, हम बस मोबिलाइजेशन करते रहेंगे फोर्सेस का। कारण यही है दैट वी डोंट वांट टू इनिशिएट। हमने इनिशिएट किया, वो नहीं डरेंगे, उनको ना तो बंदों की परवाह है, क्योंकि फौज है, डीप स्टेट है, कोई आए कोई जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हमें बंदों की भी परवाह है, हमें इकोनॉमी की भी परवाह है, राइट। तो वो काम नहीं करना हमने, समझ में आया? तो इसीलिए पब्लिक आउटरीच अलग होती है और डिप्लोमेसी अलग चलती है। तभी प्रेस ब्रीफिंग में एकदम से आगे इसको आउट फ्रंटली रिजेक्ट किया गया कि ये जो इंडियन उसके बारे में एमबेसी के बाहर नारे लगे होंगे, बट ये बहुत कम लोगों ने लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा बांग्लादेश इंडियन एम्बेसी के बाहर इकट्ठा हो गया, 20-25 लोग थे, उसको इस तरीके से कैप्चर किया गया, उनकी मूवमेंट को इस तरीके से कैप्चर किया गया, पुराने वीडियोस जोड़े गए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के, कि उसमें ये दिखा दिया कि भाई बांग्लादेश के अंदर तो अगेंस्ट इंडिया जो है पूरा प्रोपोगंडा खड़ा कर दिया, राइट। वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने आगे आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया, बट दे कमेंटेड अपॉन द सिचुएशन इन द पाकिस्तान ओनली, कि जो वो उसकी किलिंग हुई है, राइट, उसके बेसिस, रिलीजन के बेसिस पे उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है। और बांग्लादेश पुलिस को कहा है कि वो उस पर एक्शन ले, बिकॉज दे आर सुटेबल अथॉरिटी फॉर दैट, वो ही उसके लिए सुटेबल है, राइट। समझ में आया यहाँ तक? और क्या लिखा हुआ है? अच्छा, वाटर ट्रीटी, वो कह रहे हैं कि गंगा जो हमने कल पढ़ी थी 1996 में गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी हुई थी हमारे बीच में, अब वो 2026 दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगी और उस पर अभी तक कोई भी मैकेनिज्म नहीं बैठा है उस ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, नए तरीके से कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। और 2026 दिसंबर यूं आ जाएगा, राइट। जैसे 2025 जनवरी आया था, आज क्या आ गया?
दिसंबर भी जाने वाला है, पता लगा साल का? आज तुमसे तो पूछना ही बेकार होता है। ये रिकमेंडेशन है हमारे लिए। उन्होंने कहा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करो, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उन्होंने नहीं बोला कि सेपा को जल्द से जल्दी करो। देखो बांग्लादेश के साथ समस्या क्या है ना, बांग्लादेश को जो है थर्ड पार्टीज यूज करती हैं इंडिया के अंदर गुड्स भेजने के लिए। वो थर्ड पार्टी बेसिकली कहने का नाम थर्ड पार्टी है, बट वो थर्ड पार्टी चाइना है। चाइना अपना रॉ मटेरियल, अपना सामान बांग्लादेश भेजती है, बांग्लादेश से वो सामान कहाँ आता है? इंडिया में आता है। बांग्लादेश से इंडिया में स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, राइट तो उस चीज को रोकने की बात करी है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करी है, राइट आप उसको ऐसे नहीं रोक सकते कि आपने क्या है बैन कर दिया। बैन कैन नॉट स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल, यू हैव टू रेगुलेट दैट माइग्रेशन। आपको उसको लीगलाइज करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। पीपल आर फ्लोइंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, बाय फोर्स रोकोगे तो नहीं रोक सकते। 896 किलोमीटर तो आपने अभी तक फेंस नहीं किया है। वो लोग हैं वहीं के रहने वाले हैं, वो कहीं और आ जाएंगे, गलत तरीके से आ जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ज्यादा आसान है आपके लिए इसको रेगुलराइज कर देना, इसको लीगलाइज कर देना, कुछ तय रूल्स के साथ। जाना है जाओ, बट ये रूल्स हैं, ये करके जाने पड़ेंगे, राइट उसको रैशनलाइज करने का एक तरीका है। दूसरा क्या है? हाँ। हम्म। अब वही बात है ना, देखो जीरो ड्यूटी एक्सेस तो उनके लिए है, हमें भी तो चाहिए कई चीजें। सेपा ट्रेड हो गया, जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर गुड्स। व्हाट अबाउट सर्विस सेक्टर? सेपा में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक इकोनॉमी में सिर्फ ट्रेड नहीं होता, और भी चीजें होती हैं, राइट तो उसको रेगुलराइज करना चाहते हैं। साफ्ता बहुत पहले हो चुका है, 2011-10 के आसपास की बात है, तो उसमें चेंज चाहते हैं। और साफ्ता भी कोई प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। साफ देखो साफ्ता में भारत के साथ ट्रेड है, नेपाल, भूटान, अपना बांग्लादेश, मेजोरिटी ऑफ नेपाल भूटान के साथ तो हमारा नेशनल ट्रीटमेंट ही है। साफ्ता कल ना भी हो, ट्रीटमेंट तो हमारी नेशनल है उनके साथ, राइट पर ये बायलेटरल लेवल पे है सेपा। बिकॉज बांग्लादेश जब सेपा शुरुआत हुई थी तो बांग्लादेश बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, शेख हसीना का टाइम था, बट अभी भी वो ग्रो ही कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर हमें उनके साथ क्या करना है? अपने एक बायलेटरल एग्रीमेंट करना है, क्योंकि साफ्ता ने कुछ अचीव नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। साफ्ता इज अबाउट साउथ एशियन फ्री ट्रेड सिचुएशन एंड सेपा इज अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है चले आगे। बॉर्डर मॉडर्नाइजेशन जो मैं आपको बोल रहा था, स्मार्ट फेंसिंग करो भाई, ठीक है वल्नरेबल सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का यूज करो, फेंसिंग वाया लेजर, फेंसिंग वाया ड्रोन्स, इस चीज को यूज करो। बॉर्डर को जितना ज्यादा हो सके अनमैन्ड बनाओ। थर्ड पॉइंट इज डिप्लोमेटिक रिकैलिब्रेशन। डिप्लोमेटिक रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जिन दूसरे फ्रंट्स पे हम बांग्लादेश के साथ मिलते हैं वहां पे उसके साथ डिप्लोमेसी को एनकरेज किया जाए, बढ़ाया जाए। दूसरे फ्रंट्स पे कहाँ मिलते हैं हम उनके साथ? ग्रुपिंग्स, कोई रीजनल ग्रुपिंग्स और और सार्क सार्क तो आप नहीं मिलता है, बस और कहीं नहीं मिलते। ऐसे मिलते हैं मुझसे, बन गया वो मेंबर। तूने बना दिया तो मेरा मन कर रहा था, आंसर भी लिख रहा था, मैंने बना दिया। IORA का नाम सुना? क्या है IORA? मैंने आपको पहले बोला था ना, मैं कहा IORA ऐसी बॉडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बोलता रहे, हमें क्या आता है, 1 घंटे बोल के जाता है। क्यों भी खुशी, 1 घंटे आता है बोल के जाता है, क्या क्या बातें सुने इसकी, इसकी सुनने लगे तो जिंदगी में बर्बाद हो जाएगी है। देख कितना हंसी मेरी बात पे, शाबाश। तो ये जो अन्य डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हैं, अन्य अदर डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हैं, यहाँ पे हमें बातचीत इंक्रीज करनी चाहिए। बिम्स्टेक हो गया, IORA हो गया, अपना BBIN हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव है। मैं अपनी तरफ से थोड़ी बना रहा हूँ, अब पढ़ेंगे हम, देखना है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जहां हम इनके साथ जो है अपनी फर्दर एक्सटेंशन इंक्रीज करनी चाहिए। हमारे फर्दर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, वहां उनके साथ बात करनी चाहिए। तीसरा है वाटर डिप्लोमेसी। वाटर डिप्लोमेसी में वही बात है कि जिन रिवर्स के ऊपर हमारे एग्रीमेंट रुके हुए हैं उनको थोड़ा सा पुश करा जाए। डन? कोई डाउट? डन।